अब हम देखते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, और जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में अगर हम मोस्ट कॉमन देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एंड डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में डिजीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। और हम दो तरह के डिजीज़ेस को पढ़ते हैं, विच इज़ कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो कांटेक्ट से फैल सकती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज़ेस जो किसी को छूने से या फिर उसके खांसने से या छींकने से नहीं फैलती। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस में अगर हम कॉमन देखते हैं, जैसे किसी एक व्यक्ति को कॉमन कोल्ड है और अगर वो छींकता है अपने आसपास, वो भी बिना हैंकरचीफ यूज़ करे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके आसपास जितने लोग होंगे उनको कॉमन कोल्ड हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर ही। होता क्या है, ये जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के पैथोजेंस होते हैं वो आसपास की हमारी हवा में प्रेजेंट होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जा सकते हैं। फूड जो हम खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, उसके थ्रू भी इन डिजीज़ेस के पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर कर सकते हैं। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि जिसको भी कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, और जैसे अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जाम्पल देख लें तो ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड एंड कॉलरा, ये सारे हो गए कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम कॉमन कोल्ड की बात करें, अगर ऐसा व्यक्ति जिसको कॉमन कोल्ड है वो छींकते समय, खांसते समय थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले लें, तो जैसे अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसने खांसा या फिर मान लो छींका, तो उसके जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ही माइक्रो पोरस होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़ा एरिया कवर करते हैं। लेकिन वहीं अगर उसने व्यक्ति ने मास्क लगा लिया है या हैंकरचीफ रख लिया है, तो उसने अपने मुंह से निकलने वाले जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं उनको वहीं पर स्टॉप कर दिया। अब ये आगे की जितनी भी है वो आगे तक नहीं जा पाएंगी, जिससे हमारे आसपास के व्यक्ति भी बच सकते हैं। तो इसलिए जब भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती है तो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस व्यक्ति को जो पहले से ही इन्फेक्टेड है, और जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसको इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास जाने से बचना चाहिए। तो ये होगा कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो ये ऐसी डिजीज़ेस जो हेल्दी इंडिविजुअल को ईज़िली इन्फेक्ट कर सकती हैं, इन्फेक्ट्स द हेल्दी इंडिविजुअल easily। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसी डिजीज़ आ जाती हैं जो पर्सन के कांटेक्ट से नहीं फैलती, लाइक एयर से, फूड से, वाटर से नहीं फैलती। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं लाइक कैंसर एंड एड्स। ये कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जो बहुत ही घातक हैं लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। और अब हम एक नया टर्म पढ़ते हैं विच इज़ कैरियर। तो कैरियर क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। कैरियर, जैसे हाउस फ्लाई जो हो जाती है वो बहुत से पैथोजेंस को अपनी बॉडी पर लेके चलती हैं। उनकी बॉडी स्टिकी होती है तो पैथोजेंस हाउस फ्लाई की बॉडी पे ईजिली स्टिक हो जाते हैं। और वही हाउस फ्लाई मान लीजिए किसी भी खुले हुए खाने पर जाके बैठती है तो वो अपने मैक्सिमम पैथोजेंस को उस फूड के ऊपर जाकर
स्टिक कर देगी, जिससे फूड हो जाएगा स्पॉइल। इसलिए कहा जाता है कि खुले हुए फूड को अवॉइड करें खाना, हमेशा फ्रेश और जो कवर्ड हो फूड उसी को ही कंज्यूम करें। और ऐसे ही होते हैं मॉस्किटोज़, जैसे कुछ दो सबसे जो हम पढ़ते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, फीमेल एनोफिलिस एंड फीमेल एडीज मॉस्किटोज। अब ये जब एनोफिलिस मॉस्किटो जो है ये अपने अंदर लेके घूमता है मलेरिया का पैरासाइट विच इज़ प्लाज्मोडियम। वो मच्छर किसी भी इंडिविजुअल को जाकर के काटता है तो वो अपने जितने भी पैथोजेंस होते हैं प्लाज्मोडियम वो उस बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे एक हेल्दी इंडिविजुअल को मलेरिया हो जाता है। और एडीज मॉस्किटो ये लेके घूमता है अपने अंदर डेंगू का पैथोजन, तो अगर ये किसी को काटेगा तो डेंगू ईजिली हो जाएगा। एंड डेंगू जो है वो एक वायरल डिजीज़ है और मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है। तो ये हो गए। अब इसमें बात आती है कि इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो हमेशा वाटर पर ही ग्रो करते हैं, इसीलिए अपने आसपास वाटर को, स्टेगनेंट वाटर को इकट्ठा नहीं होने दें। स्टेगनेंट मतलब रुके हुए पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, जिससे मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। और यहाँ पर बात आती है सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज़ ही क्यों? क्योंकि इनको अपने एग्स को नर्चर करने के लिए, इनके जो यंग वंस होते हैं उनको नर्चर करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये जितने भी डिजीज़ेस होते हैं ये फीमेल मॉस्किटोज़ के थ्रू ही फैलती हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ कैरियर से रिलेटेड चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वाले पोर्शन में आ जाती हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में, जैसे कि कैटल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। एक डिजीज़ होती है विच इज़ एंथ्रेक्स, जो कि होती है बैसिलस एंथ्रेसिस से। बैसिलस मतलब इसका शेप क्या होगा, रॉड। एंथ्रेसिस ये एक बैक्टीरिया है जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ करता है कैटल में। ऐसे ही बहुत सी फुट एंड माउथ डिजीज़ेस कैटल्स में होती हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सी डिजीज़ करते हैं, और प्लांट्स में इंसेक्ट्स भी डिजीज़ेस करते हैं, लाइक वीट हो गया, राइस, कोई भी प्लांट उठा लीजिए, बार्ली, उन सब में डिजीज़ेस ऐसी होती ही हैं जो होती हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एप्पल, ग्रेप, एनी फ्रूट, एनी वेजिटेबल, whatever you can, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज़ आपको मिलेंगी ही। ऑरेंज एंड पियर, सब के सब में डिजीज़ेस होती हैं। तो ये हमारे हो गए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब हम देखेंगे, हम दो चार्ट्स के ज़रिए इन सारी चीज़ों को समराइज़ करेंगे, ताकि फिर हमारे जो नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा वो बचेगा कि हम इन सारी चीज़ों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को और अपनी खाने की चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमने एक चार्ट के फॉर्म में पूरी अपनी चीज़ें समराइज़ कर ली हैं। ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डिजीज़ेस की। तो ह्यूमन डिजीज़ेस, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ये होती है बैक्टीरिया से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर, हवा, मतलब ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मीज़ल्स फ्रॉम वायरस, एंड इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। इसके जो भी पैथोजन है, वायरस है, वो एयर में प्रेजेंट है। चिकन पॉक्स इज़ अगेन अ वायरल डिजीज़, और इसको भी फैलाया जाता है एयर और कॉन्टैक्ट। अगर एयर में इसके वायरस होते हैं, और अगर हम किसी भी व्यक्ति से जिसको चिकन पॉक्स है उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी चिकन पॉक्स ईजिली हो जाएगा। पोलियो वायरल डिजीज़
इसके पैथोजेंस होते हैं एयर में। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें कि इन बीमारियों से हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए, तो सबसे पहले ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जिनको ये सब बीमारी है या कोई भी एक है, तो उसको सबसे पहले आइसोलेट कर दें, मतलब उसको एक अलग रूम में दे दें। और ये चीज़ याद रखें कि उस व्यक्ति की कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि जितनी भी उस पर्सन की बिलोंगिंग्स होगी उन पे पैथोजेंस ईज़िली अवेलेबल होंगे। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में अगर वो सारी चीज़ें आती हैं तो वो इंडिविजुअल भी उस डिजीज़ से सफ़र कर जाएगा। फिर आती है हमारे कॉलरा, जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके जो पैथोजेंस होते हैं वो वाटर एंड फूड में होते हैं, इसलिए मना करा जाता है कि कहीं का भी पानी नहीं पी लेना चाहिए, अपने घर से ही अपनी बॉटल लेकर निकलना चाहिए, खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। देन टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़, वाटर। हेपेटाइटिस ए, अगर हमें कॉलरा और टाइफाइड से बचना है तो इसके मेजर प्रिवेंटिव्स हम यही ले सकते हैं कि अनहाइजीनिक फूड नहीं खाएं, स्पॉइल फूड नहीं खाएं, अपने थोड़ी सी हम अगर हैबिट्स को चेंज कर लें कि प्रॉपर हाइजीन रख लें, अपने आसपास प्रॉपर सैनिटेशन रखें और कहीं से भी पानी नहीं पी लें, कहीं से भी खाना नहीं खा लें, तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम इन डेडली डिजीज़ से भी बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज़ और इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर। फिर मलेरिया, इट इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज़ और ये फैलता है एक मॉस्किटो से। तो हेपेटाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचना है तो याद रखें कि अपने आसपास कहीं पर भी रुका हुआ पानी नहीं रखें, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करें, मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करें। तो छोटी छोटी प्रिवेंटिव मेजर जो हम अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके ऐसी बीमारियों से ईज़िली बच सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लांट डिजीज़ेस के बारे में। प्लांट डिजीज़ जो पहली है वो है सिट्रस कैंकर, ये है एक बैक्टीरियल डिजीज़ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। फिर रस्ट ऑफ वीट, वीट मतलब गेहूं में रस्ट लग जाना, फंजाई से होती है, फंगल डिजीज़ है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर या सीड्स के थ्रू होता है। मतलब जो भी इन्फेक्टेड सीड्स हैं वो कर सकते हैं, इन्फेक्टेड सीड्स से जो भी प्लांट बनेगा वो पहले से ही इन्फेक्टेड प्लांट होगा। फिर नेक्स्ट है येलो वीन मोसेक और भिंडी, भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं। अगर हम इसके नाम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो वीन क्या हुआ इधर, जैसे हमारी कोई भी लीफ होती है तो इसमें इस तरह से वीन्स होती हैं, जो मिडिल वाली होती है हम उसको मिडरप कहते हैं और ये सारी जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं वो वीन्स कहलाती हैं। मोजेक मतलब पैचेस, तो पैचेस में ये डिजीज़ेस होती है, लीफ को इन्फेक्ट करती है भिंडी में। ये भी वायरल डिजीज़ है और इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स है या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है इस वायरस का, वो होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। तो ये हमने कुछ एनिमल एंड प्लांट डिजीज़ को कैटेगराइज करके समराइज कर लिया है। एंड फूड पॉइजनिंग भी हमने देख ली कि फूड पॉइजनिंग कैसे स्पॉइल फूड एंड वाटर के थ्रू फैल सकती है, जिसमें डाइसेंट्री हो सकता है और लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, पर्सन बहुत ही वीक हो जाता है अंदर से, तो ये हो जाती है फूड पॉइजनिंग। अब हम इसका लास्ट टॉपिक विच इज़ फूड प्रिजर्वेशन, कि इन सारी डिजीज़ेज़, इन सारे पैथोजेंस से हम अपने फूड को किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह लंबा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम जैम जेलीज लेते हैं, पिकल्स लेते हैं, इन सबको में हम ऐसा क्या लगाते हैं जिससे ये ईज़िली ख़राब नहीं होते और हम पिकल जैम जेलीज जो भी हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो मंथ्स तक, उनका जो शेल्फ लाइफ होती है वो मंथ्स होती है, महीनों तक चलते हैं और हम उसमें कोई ऐसे केमिकल भी नहीं डालते अगर हम उसको अपने घर में ही बना रहे हैं। जैसे पिकल की बात करें तो सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव उसमें यूज़ होता है, जैम एंड जेलीज में शुगर यूज़ होती है, तो ये कुछ हो जाते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो अब हम इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। अब हम थोड़ा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फूड प्रिजर्व क्यों करना चाहिए, ताकि वो माइक्रोब से बच सके। फर्स्ट मेथड इज़ केमिकल मेथड, इसको हम यूज़ करते हैं पिकल्स, जैम्स, स्क्वैशेस, मतलब कि जो फ्रूट जूसेस होते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट्स, जो हमारा लाइक नॉर्मल सोडियम क्लोराइड होता है उसको, ऑयल्स, एसिड प्रिजर्वेटिव्स। एसिड प्रिजर्वेटिव्स के जो दो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों ही बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप अपने जो भी डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक करेंगे
तो आपको ये दो नाम वहाँ पर बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट मेथड इज़ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं हम मीट, फिशेस, आंवला, रॉ मैंगोज मतलब जो कच्चा आम होता है, टैमरिंड मतलब इमली, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट लगाते हैं। अगर हम मीट या फिशेस की बात करें तो हम उसको प्रॉपरली सॉल्ट से एंड ऑयल से कवर करते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। शुगर कैसे काम करता है, ये जो भी फूड कंटेंट पे हम लगाते हैं उसका मॉइस्चर कम कर देता है। तो जैम, जेलीज, स्क्वैशेस, एंड जब मॉइस्चर कम हो जाएगा तो वहाँ पर माइक्रोब्स जो है उनकी ग्रोथ भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ ऑयल एंड विनेगर। अब विनेगर जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमारे फूड को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट। अब एक और मेथड होता है विच इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड हीट, जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं कि जब भी दूध आता है तो उसको पहले हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं उसी मिल्क के अंदर। और जब भी हमें उसको स्टोर करना होता है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है, फर्दर न्यू बैक्टीरिया या फिर न्यू माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी। और जो ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, कोल्ड टेम्परेचर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देता, और वहीं हीट जो होती है वो माइक्रोब्स को किल कर देती है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट, हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ये हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम इसको मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक टर्म आता है विच इज़ पास्चराइजेशन। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे जितनी भी कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो उसमें क्या होता है, मिल्क को पास्चराइज करा जाता है। इसमें होता है कि अब जितना भी मिल्क होता है हम उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड मतलब सिर्फ आधा मिनट के लिए उसको हम 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं एंड सडनली चिल्ड एटमॉस्फेयर में उसको रख देते हैं। पहले हमने उसको गर्म करा और तुरंत ही हमने उसको ठंडा कर दिया। तो जब तुरंत ठंडा करेंगे इससे होता क्या है, माइक्रोब्स जितने भी होते हैं इस टेम्परेचर पर वो मर जाते हैं और ठंडे टेम्परेचर पे फर्दर ग्रोथ उनकी नहीं हो पाती, नए माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते। तो ऐसे दूध को हम पास्चराइज मिल्क बोलते हैं। और ये दूध हम विदाउट बॉइलिंग, वी कैन यूज़ दिस मिल्क इवन विदाउट बॉइलिंग, क्योंकि इसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो पहले ही किल हो चुके होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है एक लार्ज क्वांटिटी मिल्क को स्टोर करने के लिए। एंड पास्चराइजेशन हो गया। और हम जितने भी, जैसे हम मॉल्स में वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट की शॉपिंग करते हैं, एंड मोस्टली आपने ये केस देखा होगा वॉलनट्स के लिए, उसके पैकेट में से पूरी हवा निकाल दी जाती है, उसको एयर टाइट सील करा जाता है। इससे होता क्या है, जब उस पैकेज में हवा ही नहीं रहेगी तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, एयर टाइट पैकिंग करने से हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक सकती है। तो ये हो जाता है हमारे इस चैप्टर के बारे में। अब हम इस चैप्टर में एक और प्रोसेस दे रखी है विच इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं एंड फिर इसके कीवर्ड्स नोट करके हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। अब हम नाइट्रोजन साइकिल को एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप अपनी जितनी भी थ्योरी है उसको चार्ट्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में समराइज करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, कंसेप्ट बहुत ईजिली बिल्ड हो जाती है और थोड़े से ही फ्लो चार्ट्स देख के आपकी कंसेप्ट जो है वो वापस से ब्रश अप हो जाती है। तो अब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। होता है क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स में एज सच किसी काम की नहीं होती। तो एटमॉस्फेयर की वो हिस्सा जो हमारे सॉइल के टच में होता है, वहाँ पर उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर सॉइल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसी एल्गी जो देखने में ब्लू ग्रीन कलर की हो,
वो एल्गी उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर काम करती है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर्म करती है इन सॉइल। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं NO3, नाइट्रेट, नाइट्राइट और ये आयनिक फॉर्म में होते हैं। अब ये कंपाउंड्स को हमारे प्लांट का रूट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स के मेन बॉडी में ये जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड है वो वहाँ पर जाके असिमिलेट होते हैं अलग अलग, लाइक जैसे हम मान लेते हैं प्रोटीन में जाके वो इन्वॉल्व हो जाएंगे नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स और प्लांट की बॉडी में कंस्टिट्यूशन में काम में आएंगे। फिर उन प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो वही नाइट्रोजन कंपाउंड्स एनिमल्स तक आते हैं, जैसे विटामिन, न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA जो होता है हर सेल में, उनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। प्रोटीन, क्लोरोफिल जो प्लांट की जो पत्ती होती है हरी कलर की, तो हरा कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें नाइट्रोजन यूज होता है। तो प्लांट से आया एनिमल्स में। अब क्या होता है, अगर प्लांट और एनिमल कोई भी डाई होता है, मरता है, तो उस पर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो पहले से ही सॉइल में प्रेजेंट है वो वापस से इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो अब एनिमल बॉडी में या फिर प्लांट बॉडी में जाके हायर रूप ले चुके हैं, उनको वापस से ही नाइट्रोजन कंपाउंड सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में तोड़ते हैं और वापस से ये साइकिल चलती रहती है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो एनिमल या प्लांट के रिमेन पोर्शंस होते हैं उन पे वो बैक्टीरिया काम करते हैं और वापस से वो नाइट्रोजन गैस में उन नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाली जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और कुछ नाइट्रोजन हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड में लाइटनिंग की वजह से भी बन सकते हैं। लाइटनिंग मतलब जब बिजली कड़कती है तो उससे भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर और जितने भी प्लांट्स एनिमल्स में उनमें कांस्टेंट चलता रहता है और प्रॉपर साइकिल फंक्शनिंग होती रहती है। तो ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड। या आप इसको ऐसे चार्ट में बनाने की कोशिश करें, अपने जैसे भी टैबलेट आपको कर सकें जिससे आपको ईजिली याद हो सके, तो इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि हायर क्लासेस में भी सेम कंसेप्ट्स रिपीट होंगे। तो हम अब इसके लास्ट पोर्शन में आते हैं और कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीजेस, fermentation, fungi, lactobacillus, microorganisms, nitrogen cycle, nitrogen fixation, pasteurization, pathogen, preservation, protozoa, rhizobium, vaccine, virus, yeast। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार बता देती हूँ। कीवर्ड्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको देखते ही आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कंसेप्ट तुरंत आनी चाहिए। और इन वर्ड्स को देखते ही, जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई एम श्योर दैट आपको इन सब से रिलेटेड जनरल आइडिया हो चुका है। और यहाँ पर ये दो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं विच इज़ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनती हैं, वहीं एंटीबायोटिक्स जो हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती हैं और उनको कंज्यूम करके हम किसी अलग जो हमारे लिए पैथोजन है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। कैरियर क्या होते हैं, कैरियर में हाउस फ्लाई एंड मस्किटोज आ गए, ये ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे ये पास्चराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको दिमाग में रखिएगा। और वहीं राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। वैक्सीन की कंसेप्ट की इसकी वर्किंग क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये आप जितने भी आगे क्लासेस में साइंस में आप इससे रिलेटेड कंसेप्ट कुछ ना कुछ पढ़ेंगे ही इन एवरी क्लास। सो वायरस और ईस्ट, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। और हमने ईस्ट में देखा था कि ब्रीवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट, ये दोनों ही सेम ईस्ट होती हैं, बस क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं इसलिए इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।